हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सामाजिक अध्ययन के जो लास्ट वाले चैप्टर चल रहे हैं हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ऐसे मान के चलिए 1 से 2 वीडियो में दोस्तों इसके बाद जो भी सोशल साइंस होगा वो पूरा का पूरा दोस्तों कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक पहले से लेके और ये एंड तक जो भी वीडियो अपलोड किए गए जिन्होंने उनको नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग दोस्तों लिंक पर क्लिक करके एक एक वीडियो को दोस्तों अच्छे से देख लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों के 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक, तो इसमें दोस्तों पवन सीरीज के जो भी क्वेश्चन थे बहुविकल्पी उनको अच्छे से कवर कर लिया गया। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो अति लघुत्तरीय प्रश्न की अपलोड की गई थी, उसमें दोस्तों पूरे के पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में दोस्तों कवर कर लिया। तो दोस्तों जो भी वीडियो उनको बिना स्किप किए हुए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को और देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों यहाँ से इस वाले टॉपिक से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न बनने के 100% चांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं कि भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी भारत का जो ये इस तरीके से चतुर्भुज है ये भारत। ठीक, तो ये कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये फैला है। ठीक, जो हिमालय के हिम से ढकी चोटियों से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक विस्तृत है। क्षेत्रीय विशालता, भाषा और प्राकृतिक संरचना की विविधता के होते हुए भी विविधता में एकता का जन विश्वास देश को मजबूती से जोड़े हुए है। तो दोस्तों पूरब के जो भी स्टेट हैं वो भौगोलिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अलग हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, विश्व में सर्वाधिक जहाँ पर वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक, पूरब की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पश्चिम में यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों थार का रेगिस्तान है, यानी बिल्कुल ही वर्षा यहाँ पर नहीं हो रही है। अब देखिए एक साइड में पूरब एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा होने से विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है यहाँ पे, और एक तरफ थार का मरुस्थल है जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम हो रही है। ठीक, उसके बाद दोस्तों उत्तर में हम देखते हैं यहाँ से, तो उत्तर में क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं यहाँ पर कश्मीर वगैरह है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले में यहाँ पर कर्नाटक के केरल कर्नाटक वगैरह तमिलनाडु वगैरह है। ठीक है, तो देखिए सब बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग अलग। यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर देखिए बर्फ़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के जो रहन सहन है, खान पान है, ठीक, और यहाँ का जो दक्षिण, यहाँ पर जो दक्षिण में आते हैं, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह वालों को देखिए ये गोरे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, इनका रंग देखिए काले रंग के ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से दोस्तों, राजनीतिक रूप से सब अलग अलग यहाँ पर है। भाषाई विभिन्नता दोस्तों भारत में पाई जाती है, सांस्कृतिक विभिन्नता दोस्तों भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इन विभिन्नताओं के होते हुए भी अनेकता में एकता के दर्शन दोस्तों होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे कि विश्व के 7वें विशालतम देश के रूप में भारत शेष एशिया से पर्वत और समुद्र द्वारा दोस्तों अलग होता है। अगर दोस्तों आप मैप में देखेंगे तो शीर्ष पर जो ये हिमालय है यहाँ पर क्या है दोस्तों, बर्फ जमी हुई। ठीक, और ये जो ये नीचे का एरिया दक्षिण का एरिया आता है यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये महासागर है ये इस तरीके से। ठीक है, यानी ये हिंद महासागर से दोस्तों ये घिरा हुआ है। यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे दोस्तों घिरा हुआ है, यानी 3 ओर से दोस्तों ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक, स्थल का वह भाग, अभी देखिए दोस्तों यहाँ से स्थल का वह भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है, इसलिए भारत प्रायद्वीपीय देश है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत कैसा देश है, तो भारत प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, स्थल का वह भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो उत्तर में क्या है, कश्मीर से लेके यहाँ पर कश्मीर उत्तर में, यहाँ पर क्या है कन्याकुमारी, यहाँ तक कितना है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक, देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है,
तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है ये, ठीक, कर्क रेखा। तो जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट आते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है यहाँ से, ठीक है, मध्य भाग से। तो मध्य भाग में जो भी स्टेट आएंगे, राज्य आएंगे, उनसे ये जो कर्क रेखा ये गुजरती हुई चली गई है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूती है या कितने राज्यों से निकलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों, ठीक। तो इसको दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे कि भारत की भू संरचना यानी भू संरचना या धरातल। भू संरचना दोस्तों कहते हैं जो भूमि की बनावट होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है। भू माने होती है भूमि होती है, ठीक। धरातल को भी दोस्तों भूमि ही कहते हैं। तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का मैदानी भाग, दक्षिण का पठार, तटवर्ती मैदान। और इसमें दोस्तों आता है एक और, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि थार का मरुस्थल है ना, मरुस्थल यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, उत्तर का पर्वतीय। अगर हम भारत के मैप को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस मैप को देखिए आराम से, ठीक। इसमें देखिए पर्वतीय भाग को देखिए, यहाँ से मैदानी भाग को दोस्तों देखिए किस तरीके से मैदानी भाग यहाँ पर है। दक्षिण का पठार दोस्तों देखिए किस तरीके से ये है, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ से तटवर्ती मैदान देखिए, ये सबसे नीचे तटवर्ती मैदान है, नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए थार का मरुस्थल, क्लियर। तो देखिए उत्तर का पर्वतीय मैदान सबसे ऊपर, बीच का जो एरिया आएगा, मध्य का मैदानी भाग, मध्य होता है बीच का हिस्सा। यहाँ पर जो धरातल है दोस्तों ये मैदानी यहाँ पर है। दक्षिण में दोस्तों आता है, दक्षिण में पठार, उसके नीचे आएगा दक्षिण का पठार। सबसे लास्ट में दोस्तों ये तटवर्तीय मैदान यानी जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है। 5वें नंबर पर दोस्तों अगर हम थार का मरुस्थल को देखें तो ये पश्चिम साइड में देखिए पूरा है नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ये भारत की भू संरचना या इसको हम धरातल कह सकते हैं। तो दोस्तों कुछ जगह इसको, तो दोस्तों ये इस तरीके से इसको 4 या 5 भागों में दोस्तों हम बांट सकते हैं। और ये दोस्तों इसी तरीके से 4 या 5 भागों में बांटा गया। 5वां भाग दोस्तों कौन आएगा, अगर मरुस्थल को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, वरना दोस्तों 4, उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का मैदानी भाग, दक्षिण का पठार और तटवर्तीय मैदान, ठीक। थार ये हो जाएगा आपका 5वां, थार मरुस्थल यहाँ पे, ठीक है, थार का मरुस्थल। आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि उत्तर का पर्वतीय भाग आखिर क्या उत्तर के पर्वतीय भाग में है, ठीक है। तो वो आकृति जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंची हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा हो, शिखर नुकीला हो, उसको क्या कहते हैं, उसको पर्वत कहते हैं। भारत के उत्तर सीमा से लगी हुई एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा मध्य का मैदानी भाग। तो हिमालय के दक्षिण में विशाल उत्तरी मैदान है। ये मैदान संसार का सबसे उपजाऊ मैदान है। ये गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों की उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक। मरुस्थल, भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है। उत्तर भाग के मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक रेतीला भाग है, ठीक है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ये दोस्तों मध्य का मैदानी भाग में दोस्तों यहाँ पर इसको स्टार लगा के थार का मरुस्थल यहाँ पर कर दिया। इसको आप चाहें तो यहाँ पे 3 नंबर लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दक्षिण का पठार यहाँ पर आता है। उस दक्षिण के पठार को यहाँ पर हम देखेंगे कि धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे, ठीक, और मैदान से ऊपर होता है, यानी पर्वत से नीचे हो और मैदान से ऊपर हो तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, वो उसे पठार कहते हैं, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच की विस्तृत उच्च भूमि को दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक। इसको दोस्तों क्या हुआ, दक्षिण के पठार को 2 भागों में दोस्तों बांट दिया गया। एक है दक्कन का पठार, दूसरा है मालवा का पठार। तो दक्कन के पठार में दोस्तों आएगा कि ये पठार प्राचीन कठोर, जो बहुत पुरानी कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बने हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में स्थित हैं ये, ठीक है। यानी नर्मदा और ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में दोस्तों ये दक्कन का पठार यहाँ पर स्थित है, ठीक। मालवा का पठार दोस्तों, ये पठार नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ इस पठार से बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों दक्कन का पठार हो जाएगा, ये हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। तो देखिए दक्कन का पठार क्या है, प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है, ठीक।
नर्मदा और ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में ये स्थित है। मालवा का पठार ये नर्मदा और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इस पठार से बहती हुई अरब सागर में दोस्तों गिर जाती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आता है दोस्तों तटवर्तीय मैदान। तो पूर्वी तथा पश्चिम घाटों तथा समुद्र के बीच तटीय मैदान है। ठीक है, पश्चिम तट का मैदान कम चौड़ा है तथा इसमें कोई बड़ी नदी नहीं है। ठीक, जबकि पूर्वी तट का मैदान अधिक चौड़ा है और इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का दोस्तों डेल्टा है। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान में चावल की उपज अच्छी होती है और पश्चिमी तटीय मैदान में मसाले, नारियल, कहवा और रबड़ की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक, तो जो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है दोस्तों, उसमें देखिए क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। पश्चिमी तट का मैदान दोस्तों कम चौड़ा है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तट का मैदान अधिक चौड़ा है। इसमें महानदी दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का डेल्टा है ये। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान में चावल की जो फसल होती है ना, तो वो अच्छी पैदा होती है, जबकि जो पश्चिम तटीय मैदान है इसमें मसाले, नारियल, कहवा और रबड़ की दोस्तों खेती यहाँ पर की जाती है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो 4 ऋतुएं दोस्तों, इनके नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं भारत की जलवायु किस तरीके से है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। ठीक, तो ये जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक, यानी आबो हवा कैसी है। ठीक, तो यहाँ की जलवायु दोस्तों मानसूनी है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं कि भारत की वनस्पति। तो भारत की जलवायु, मिट्टी और तापमान में विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल एक जैसी ही जलवायु हो, मिट्टी हो, तापमान हो। ठीक है, आप उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पूरब में यहाँ पर आएंगे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिम में जाएंगे तो बहुत कम बारिश होगी। देखिए मैप को देखिएगा कायदे से, उसमें सब आपको पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं और समझिए कि भारत की जलवायु, मिट्टी और तापमान में विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1 पर आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद पर्वतीय वन और उसके बाद नंबर 5 पर आएगा ज्वारीय दलदली वन। अब देखते हैं इनके बारे में दोस्तों यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक, तो ये वन अधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, पश्चिमी घाट और देश के उत्तर पूर्वी भागों में दोस्तों ये मिलते हैं। ठीक, ये वन घने और ऊंचे होते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वनों के जो वृक्ष होते हैं वो वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो पेड़ होते हैं या वृक्ष होते हैं वो है महोगनी का, रबड़ का और रोजवुड का दोस्तों पेड़ इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भागों में दोस्तों ये मिलता है। ठीक है, यहाँ के दोस्तों वन क्या होते हैं, घने होते हैं, ऊंचे होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ज़मीन तक बिल्कुल नहीं पहुँचता है, यानी सूरज की जो रोशनी होती है ज़मीन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाती है। ठीक, इतने घने होते हैं। वनों के जो वृक्ष होते हैं ये साल में अलग अलग समय में अपनी पत्तियां दोस्तों गिराते रहते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सदाबहार वन भी कहते हैं। मुख्य रूप से महोगनी, रबड़ और रोजवुड के वृक्ष दोस्तों इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ से हमारा आता है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ का समझिए दोस्तों, पतझड़ हो जाती है तो ये वन सामान्य वर्षा यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिम घाट की पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय यानी अधिकांशतः क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी जब गर्मी शुरुआत होती है, ठीक है, उसमें अपनी पत्तियों दोस्तों क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक, मुख्य रूप से दोस्तों इसमें सागवान, साल, पीपल, नीम, शीशम, चंदन इत्यादि दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय समझिए, यहाँ से इनको समझिए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। तो ये वन कम वर्षा वाले यानी 80 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ दोस्तों ये पाए जाते हैं। ठीक,
पानी की कमी को दूर करने के लिए इनकी पत्तियां कटीली होती हैं। वृक्ष की ऊंचाई अधिक नहीं होती। मुख्य रूप से यहाँ पर कीकर, खैर, बबूल और कैक्टस इत्यादि दोस्तों यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन जो होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं कि ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जैसे चीड़, देवदार इत्यादि मुख्य यहाँ पर वृक्ष हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वृक्ष होते हैं ये इस तरीके के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पर्वतीय वन है, बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ यहाँ गिरेगी नहीं गिरेगी इस तरीके से। ठीक है, शंकु ऐसे तो होता है ये। तो यहाँ से दोस्तों आएगा हमारा ज्वारीय या दलदलीय वन। तो डेल्टा प्रदेश और समुद्र के ज्वार वाले भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है यहाँ पे कि जलीय दलदली वन इसमें जो है मुख्य रूप से कहाँ, पश्चिम बंगाल में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सुंदरी वन, सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है इन वनों को, यानी जो क्षेत्र वहाँ पर है उसको क्या कहा गया, सुंदरवन कहा जाता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि भारत के वन्य जीव, तो जो जानवर जंगल में पाए जाते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं, यानी वन में जो रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। जैसे बाघ, हाथी, हिरन, शेर, भालू, चीता इत्यादि दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और पक्षी विहारों की स्थापना की गई, जिसमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यानी जो वन में रह रहे थे, अब क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है भाई, धीरे धीरे वन कम ही तो हो रहे हैं, तो सरकार उसके लिए प्रयासरत है। तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर रही है, अभयारण्य तैयार कर रही है, पक्षी विहार दोस्तों बनवा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो, जो वन्य जीव हमारे हैं ये सुरक्षित रहें। इसमें दोस्तों आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो जहाँ वह स्थान जहाँ शिकार और चराई पूर्ण रूप से बंद होती है, यानी जो जानवर चारा वगैरह पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वो पूरी तरीके से बंद यहाँ पर है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आप कोई शिकार भी नहीं कर सकते हैं, ना ही वनों के लिए कोई चारा पत्ती वगैरह आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक, अभयारण्य क्या होता है कि वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है, यानी जानवर वगैरह आप चरा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आता है पक्षी विहार, तो वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, उसे पक्षी विहार कहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उनको भी देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आपके बन के तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भारत की भू संरचना या धरातल के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया। हमने उत्तर का पर्वतीय भाग अच्छे से जान लिया, मध्य का मैदानी भाग जान लिया, दक्षिण का पठार उसको पढ़ा, तटवर्तीय मैदान की क्या विशेषताएं थी, और साथ साथ दोस्तों जो थार का मरुस्थल था, यानी जो थार वाला जो एरिया है, हमने उसको भी अच्छे से जान लिया। उसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से भारत में ऋतुएं होती हैं, और साथ साथ दोस्तों भारत की जो वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उनको जाना, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को जान लिया, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियों को दोस्तों जाना, पर्वतीय वन, और साथ साथ दोस्तों ज्वारीय या दलदली वनों को भी हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया। ठीक, और दोस्तों साथ साथ हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी अच्छे से इस वीडियो में कवर कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं उन पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।